एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन के बारे में, और इसमें मेन हम पढ़ेंगे हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के बारे में। ठीक है, पूरा डिटेल से जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से हॉल हेरोल्ड प्रोसेस क्या होता है। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने बेयर्स प्रोसेस को बहुत डिटेल से पढ़ाया है। ओके, तो उसका लिंक मतलब ये जो वीडियो जो बन रहा है वो नॉन फेरस मेटल एक्सट्रैक्शन के अंदर बन रहा है, तो उसके लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो उस प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर आप जितना भी वीडियोज़ हैं नॉन फेरस मेटल एक्सट्रैक्शन का वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बेयर्स प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि एल्युमिनियम का क्या यूज़ है, कौन सा ओर है। तो ओर जो है एल्युमिनियम का मेन है वो है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट ओर है। अभी जो बॉक्साइट ओर है ना, इसमें मेन एलिमेंट क्या है, Al2O3 है जो हमारा मेन ओर है एल्युमिनियम जिसमें पाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ भी पाई जाती है इसमें, जैसे कि आयरन ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, सिलिका है, ये सब। ओके, तो वो जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं बॉक्साइट में, ठीक है, उसकी वजह से हम डायरेक्टली बॉक्साइट को हम उसका यूज़ हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे तो डायरेक्टली बॉक्साइट को हम नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जो इम्प्योरिटीज़ रहती है ना, ऑक्साइड इम्प्योरिटीज़, वो सेल के ऑपरेशन को क्या करेगी, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, और जो एल्युमिनियम आपका बनेगा उसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्योर एल्युमिना एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। किससे? बॉक्साइट से। ठीक है, मतलब इम्प्योरिटी को हमको हटाना पड़ता है। तो उसके लिए हम करते हैं बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, तो जब बेयर्स प्रोसेस करते हैं ना, तो हमको ऐसा प्योर एल्यूमिना पाउडर के फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, ये आपका प्योर एल्यूमिना है, इसी का उपयोग करेंगे हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में। ओके, तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमेटलर्जी का यूज़ करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी के लिए मैंने अलग से और डिटेल वीडियो बना रखा है एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी के अंदर। वहाँ पे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट को समझाया है कि कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है, तो आपको अगर नहीं देखा वीडियो तो आप देख सकते हो एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी की प्लेलिस्ट में जाके आप। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, है ना, कैसे ये काम करता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे काम करता है, उसके लिए होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे होता है, इसमें तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, इसमें तीन कौन कौन सा होता है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब ये जो एनोड और कैथोड किसका बना होता है, इसको हम इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ठीक है, अब एनोड कैसे बनेगा और कैथोड कैसे बनेगा, तो देखिए अगर कोई भी इलेक्ट्रोड अगर वो नेगेटिव से कनेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो वो कैथोड, उसको कैथोड बोला जाता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से कनेक्ट होगा सेल के, उसको बोलते हैं एनोड। ठीक है, एनोड और कैथोड, एनोड पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, कैथोड नेगेटिव से कनेक्ट होता है। और क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो अब मान लीजिए इस इलेक्ट्रोलाइट में जो है क्या है, एल्युमिनियम का आयन भी है, एल्युमिनियम 3 आयन, और ऑक्सीजन का आयन भी है। ठीक है, तो जो एल्युमिनियम है वो क्या बनाता है, कैटायंस बनाता है, पॉजिटिव आयन है, और ऑक्सीजन क्या बनाता है, एनायन बनाता है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि कैथोड नेगेटिव से कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के, तो एल्युमिनियम आयन क्या है, पॉजिटिव है, तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ, मतलब कैथोड में अट्रैक्ट होगा। तो जैसे ही कैथोड में जाएगा, ये कैथोड के पास नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कैथोड इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये क्या बन जाएगा, आयन से एल्युमिनियम बन जाएगा, है ना। ये एल्युमिनियम जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड में, है ना, क्योंकि पहले आयन था वो अट्रैक्ट हुआ कैथोड की तरफ, कैथोड ने उसका इलेक्ट्रॉन की जो ज़रूरत था उसको पूरा कर दिया, तो एल्युमिनियम कहाँ हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड में। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन आयन है वो नेगेटिव है, ऑक्सीजन आयन क्या है, वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव कौन है, एनोड है, तो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, एनोड को दे देगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन O2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एल्युमिनियम अट्रैक्ट होगा कैथोड में और ऑक्सीजन अट्रैक्ट होगा एनोड में। ठीक है, तो एल्युमिनियम कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, आपका कैथोड में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, एल्युमिनियम मिल जाएगा। ठीक है, ये एकदम बेसिक सा फंडा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। अब जो सेल मैंने ऐसे बना के दिखाया ना, ठीक है, इसका डिज़ाइन अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा 2 इलेक्ट्रोड ही होगा, इसमें एक एनोड एक कैथोड होगा, डिज़ाइन अलग अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक वही है कि एक एनोड होता है, कैथोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये एकदम बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब देखिए
एलुमिना के बारे में भी मैंने डिटेल से बताया था, प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि हम क्यों पैरोमेटलर्जी के थ्रू एलुमिना से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम केवल इलेक्ट्रोमेटलर्जी से ही कर सकते हैं। तो जो एलुमिना होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लगभग 2070 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रोलाइट बनाना है तो एलुमिना को मेल्ट करना पड़ेगा। तो मेल्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो हम इसको डायरेक्टली मेल्ट नहीं करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, एक और मीडियम लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम इसको डिज़ोल्व करा देते हैं एलुमिना को। तो मीडियम क्या लेते हैं, क्रायोडाइट लेते हैं। क्रायोडाइट भी क्या है, एलुमिनियम का ही एक मिनरल होता है। इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे है, NaF3NaF.Al(F3), ये क्रायोडाइट का फॉर्मूला है। ये भी सॉलिड फॉर्म में ही मिलता है नेचर में। इसको क्या करते हैं, पहले मेल्ट कर लेते हैं क्रायोलाइट को। लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 990 के आसपास। इसको मेल्ट कर लेते हैं, फिर इसी के अंदर ही अपने जो एलुमिना होता है उसको डाल देते हैं, उसके अंदर ये डिज़ोल्व हो जाता है। तो इस तरह से क्या बन जाता है, आपका पूरा इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। इसी इलेक्ट्रोलाइट में जब हम करंट सप्लाई करते हैं एनोड और कैथोड से ना, तो डिपोजिशन होता है एलुमिनियम का। ठीक है, अब ये जो ये जो क्रायोलाइट है वो नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक भी होता है। नेचुरल तो डायरेक्टली हमको माइन से निकाल लेते हैं, सिंथेटिक भी होता है। सिंथेटिक मतलब प्लांट के अंदर बनाया जाता है। तो उसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है ना, उसको पास कराया जाता है सोडियम एल्यूमिनेट से। सोडियम एल्यूमिनेट से क्या पास कराया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड को। यहाँ पे देखो इसका रिएक्शन दिया गया है। सोडियम एल्यूमिनेट से जब हाइड्रोजन फ्लोराइड को पास कराते हैं ना, तो हमको क्या मिल जाता है, ये क्रायोलाइट मिल जाता है। ये सिंथेटिक होता है, प्लांट के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाने के लिए इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाने के लिए ना कैल्शियम फ्लोराइड और H2SO4 का रिएक्शन कराया जाता है। इससे आपको क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड मिल जाता है। तो सेल के अंदर सिंथेटिक और नेचुरल दोनों टाइप के क्रायोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों का मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब जो क्रायोलाइट जो होता है ना, वो केवल क्रायोलाइट को इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ अमाउंट में हम कैल्शियम फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड भी डालते हैं। ठीक है, क्रायोलाइट के साथ साथ ये भी डालते हैं, ये दोनों। ये क्या करता है ना, बात बनेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट बनेगा उसकी कंडक्टिविटी को इन्हांस करता है। इससे मेटल की रिकवरी अच्छी होती है, एल्युमिनियम की रिकवरी अच्छी होती है। ठीक है, तो क्रायोलाइट को हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं ना, तो मेल्ट करते हैं जब, तो डेंसिटी जो होता है क्रायोलाइट का वो लगभग होता है 2.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और एलुमिना की डेंसिटी कितनी होती है, 3.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और प्योर एल्युमिनियम की डेंसिटी कितनी होती है, ये होती है 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जब हम रिडक्शन करते हैं ना बाथ में, तो बाथ में क्या होता है, नीचे की साइड एल्युमिनियम नीचे की साइड होता है। ठीक है, जो एल्युमिनियम जो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में हमको यहाँ पे प्राप्त होता है, क्योंकि एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 660 होता है। ठीक है, और बाथ का टेम्परेचर लगभग 1000 के आसपास होता है। तो हमको एल्युमिनियम लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो एल्युमिनियम बॉटम में होता है, बॉटम में डिपॉजिट होता है। उसके ऊपर आपका क्या होता है, बाथ होता है। बाथ मतलब समझ रहे हो क्या होता है, उसमें क्रायोलाइट भी है, एल्युमिना भी है, कैल्शियम फ्लोराइड भी है, सोडियम फ्लोराइड सब है, उसको एक साथ मिक्स करके हम बाथ बोल रहे हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम को नीचे क्या होना है, नीचे बॉटम में डिपॉजिट होना है, तो एल्युमिनियम की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए बाथ से। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि क्रायोलाइट की डेंसिटी तो कम है, किससे, एल्युमिनियम से, लेकिन एल्युमिना की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए एक लिमिट हो जाता है। एल्युमिना आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं डाल सकते। एल्युमिना आप मैक्सिमम जो बात होता है ना, उसमें मैक्सिमम 10% ही एल्युमिना आप डाल सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि आप जितना ज़्यादा एल्युमिना डालोगे तो बात का जो डेंसिटी वो बढ़ेगा, क्योंकि एल्युमिना की डेंसिटी ज़्यादा है। तो एल्युमिना आप जितना डालोगे ना, बात की डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, वो बॉटम में आएगा, बात आपका जो है वो बॉटम में आएगा। एल्युमिनियम जो बन रहा है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो बॉटम में होती है। ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं करना है, एल्युमिनियम को हमको बॉटम में ही रखना है। इसीलिए क्या होता है, एल्युमिना जो है 10% से ज़्यादा नहीं होता है बात में। इससे ज़्यादा डालोगे ना तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जब बात का कॉम्पोजिशन ये हो जाता है 10% कैल्शियम फ्लोराइड, 80% क्रायोलाइट, 5% एल्युमिना और स्मॉल अमाउंट में NaF, जब ये कॉम्पोजिशन मेंटेन हो जाता है ना, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस हम चालू करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद मतलब मेन चालू होता है। तो ये मतलब बात का कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो ये मैंने सारा छोटा मोटा डिटेल पूरा बता दिया है ना। अब डिकम्पोजिशन वोल्टेज कितना होता है, तो 5.1 वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसको आप देख लो ना आराम से, ठीक है, पॉज करके, कि क्या क्या अलग अलग वोल्ट हमको लगता है। इतना टोटल वोल्ट लगता है आपको 5.1 वोल्ट, है ना। करंट कितना यूज़ होता है, तो करंट 3 लाख, है ना, 3 लाख एम्पियर यूज़ किया जाता है यहाँ पे। 3 लाख एम्पियर करंट का यूज़ करते हैं। वोल्टेज बहुत कम है, लेकिन करंट बहुत हाई यूज़ होता है यहाँ पे।
ठीक है। और अगर आपको पावर रिक्वायरमेंट निकालना है तो दोनों का आप इंटू कर दो, P इज़ इक्वल टू क्या कर दो V इंटू आई, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका निकल जाएगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन सेल। अब सीधा सेल का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ सेल का कंस्ट्रक्शन, सेल कैसे बनता है। तो ये आपको जो दिख रहा है ना डायग्राम, स्कीमेटिक जो डायग्राम दिख रहा है वो सेल का डायग्राम है। ठीक है। ये जो बाहर का जो आउटर सेल जो बना है ये वो बना होता है स्टील का। ठीक है, मतलब आप बाहर से सेल को देखोगे तो स्टील का लगेगा। ये बाहर का आउटर सेल किससे बना है? स्टील का। ठीक है। ये एक तरह से बॉक्स होता है, रेक्टेंगुलर स्टील का एक बॉक्स होता है। ठीक है। इसके नीचे ओर का इंसुलेशन है, ये ओर इंसुलेशन होता है, कुछ यहाँ तक का ओर इंसुलेशन होता है ताकि नीचे बॉटम इंसुलेशन हो। ठीक है, तो ओर का इंसुलेशन किया जाता है यहाँ तक। ठीक है। अब ये जो स्टील बॉक्स या सेल बना है ना, इसकी जो लंबाई होती है वो 5 मीटर होती है। इसका लेंथ कितना होता है? 5 मीटर। यहाँ पे आप देखो इस तरह से, ये मान लो एक स्टील का ये है ना, स्टील का रेक्टेंगल, इसकी लंबाई कितनी होती है? 5 मीटर होती है। इसकी चौड़ाई होती है 2 मीटर। ठीक है। और डेप्थ होता है इसका 1 मीटर। ठीक है, ये इसका डायमेंशन होता है ना। ये बाहर पूरा किससे बना है? स्टील का बना है। अब इसके अंदर क्या होता है? ये कार्बन की लाइनिंग होती है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है? कार्बन की लाइनिंग होती है। कार्बन का ब्रिक्स होता है, उसकी लाइनिंग की जाती है इसके ऊपर। ठीक है। अब ये जो लाइनिंग की जाती है ना, उसके ऊपर पे जैसे ये लाइनिंग की गई है, मान लीजिए हमने क्या किया, कार्बन की ऐसे लाइनिंग कर दी। ठीक है। तो इस कार्बन लाइनिंग के ऊपर ना टार और कार्बन के मिक्सर का एक फेसिंग दिया जाता है इसके ऊपर, फेसिंग, क्योंकि अगर आप जॉइंट को खुला छोड़ोगे तो एल्युमिनियम इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर चला जाएगा ना। तो आपको फेसिंग देना है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो फ्लोरिंग करते हैं ना, बाहर ईंट को ऐसे पूरा नहीं छोड़ते, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, वो करते हैं सीमेंट डाल के, है ना। तो इसके ऊपर फेसिंग दिया जाता है टार का और कार्बन का इसके ऊपर। ठीक है, ये होता है। अब ये जो कार्बन लाइनिंग होता है ना, वो 2 काम करता है। एक पहला काम करता है रिफ्रैक्टरी का काम करता है ये। ठीक है। दूसरा काम क्या करता है? यही आपका कैथोड का काम करता है। यही जो कार्बन लाइनिंग जो बॉटम में है ना, यही क्या करता है? कैथोड का काम करता है। ठीक है। अब कैथोड का काम कब करेगा? जब ये नेगेटिव से कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कराने के लिए ना ऐसे कलेक्टर बाहर होते हैं। ठीक है। जब लाइनिंग किया जाता है ना, तो उसी के ही नीचे में ऐसा इम्बेडिंग कर देते हैं, किसका? स्टील का, स्टील रॉड का। ये जो स्टील रॉड दिया जा रहा है ना, जब कार्बन की लाइनिंग की जाती है उसी समय ही बीच में क्या लगा देते हैं हम लोग? नीचे में स्टील का रॉड अंदर डाल देते हैं। ठीक है। अब इसी स्टील के रॉड में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं कनेक्टर बार में, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं स्टील बार में। स्टील बार से इलेक्ट्रिसिटी किस में पहुंच जाता है? कार्बन ब्रिक्स में पहुंच जाता है, और वो एक इसे कैथोड का काम करता है। ठीक है। तो पूरी कार्बन लाइनिंग ऐसे कैथोड का काम करती है। अब यहाँ पे जो 2 जो आपको और इलेक्ट्रोड दिख रहा है ना, ये आपका एनोड होता है। ये आपका क्या होता है? एनोड। ये एनोड जो है, एनोड बार से कनेक्ट होता है। ये एनोड बार जो है स्टील का भी बना होता है या कॉपर का भी बना होता है। ये एनोड बार से ये आपका ये एनोड कनेक्ट रहता है। ये जो एनोड होता है ये भी कार्बन का ही बना होता है। ठीक है। मतलब आप पे दोनों इलेक्ट्रोड क्या है? कार्बन से ही बने होते हैं। ठीक है। तो ये एनोड है। ये आपका एनोड किससे कनेक्ट होता है? प्लस, पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है। अब ये जो बीच में आपको जो एरिया दिख रहा है ना दोनों के बीच में, वो आपका खाली जगह होता है। इसी में हम क्या करते हैं? अपना जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डालते हैं। शुरू में हम केवल क्रायोलाइट चार्ज करते हैं, फिर धीरे धीरे हम, जब क्रायोलाइट मेल्ट हो जाता है ना, तो धीरे धीरे हम एल्यूमिना को चार्ज करते हैं। ठीक है। अभी मैं ऑपरेशन को डिटेल से बताऊंगा। क्रायोलाइट को मेल्ट करके फिर धीरे धीरे एल्यूमिना हम चार्ज करते हैं। तो जब हम एल्यूमिना चार्ज करते हैं तो वो क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। तो वही एल्यूमिनियम नीचे जमा होने लगता है यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में, क्योंकि बॉटम आपका कैथोड का काम कर रहा है। तो एल्यूमिनियम कहाँ डिपॉजिट होगा? नीचे डिपॉजिट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे डिपॉजिट होता है एल्यूमिनियम। तो ये लेयर एल्यूमिनियम का होता है। बीच का यहाँ पे लेयर क्या है? ये बाद है आपका, इलेक्ट्रोलाइट है। और यहाँ पे ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं? एल्यूमिना को ऊपर से धीरे धीरे ऐड करते जाते हैं, और क्रायोलाइट भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से रहता है ना। तो ये पूरा क्या है? इसका कंस्ट्रक्शन है। और अच्छे से कंस्ट्रक्शन समझना है तो ये वाला फोटो भी देख लो। ये स्टील का इस तरह से सेल होता है, स्टील बॉटम होता है, उसके ऊपर कार्बन की लाइनिंग की जाती है। ठीक है। उसके बीच में क्या करते हैं? कनेक्टिंग बार्स बीच बीच में डाल देते हैं। यहाँ पे नीचे से बॉटम से कनेक्टिंग बार डालते हैं। ठीक है। फिर उसके ऊपर हम ये एनोड डालते रहते हैं। ये एनोड है, ये यहाँ पे हॉपर होते हैं एल्यूमिनियम को डालने के लिए। ये फ़ोटो भी आपको वही सेम चीज़ बता रहा है। ये नीचे आपका कैथोड है, ये आपका 2 एनोड है, इसके बीच में आपका एल्यूमिना है, और ये एल्यूमिनियम है और बात है। ये एक और डायग्राम है, और ज़्यादा डिटेल में आपको बताया गया है। मैंने बहुत सारा डायग्राम डाल दिया है ना। आप लोग अपने हिसाब से जो डायग्राम अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर लेना अपने एग्ज़ाम में। ठीक है। अब ये बार होता है, एनोड बार, इसके साथ कनेक्ट होता है ये स्टड ही पकड़ के रखता है आपके
कार्बन के एनोड को, ठीक है, ये एनोड को पकड़ के रखता है। ये आपका क्या होता है, ये हुड होता है जो इसको बंद करके रखता है सेल को, है ना। ये एल्युमिनियम का एलुमिना फीडर होता है, ये यहाँ से एलुमिना सीधा फीड करते हैं नीचे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। इसमें और थोड़ा डिटेल में बताया गया है। सेल इस तरह से दिखता है प्लांट के अंदर। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये 2 इलेक्ट्रोड है, ये 2 इलेक्ट्रोड है, ये 2 इलेक्ट्रोड है, तो ये पूरा सेल है। तो ऐसे लाइन से सीरीज़ में सेल को रखा जाता है। ये है, इधर भी और सीरीज़ होगा, इधर होगा, तो ऐसे बहुत सारे सेल एक साथ काम करते हैं, ठीक है। ये ऊपर में इसका हुड है, ढक्कन है ये वाला, इसके अंदर ही हम क्रायोलाइट वगैरह सब ऐड करते जाते हैं। ये आपका एनोड है, देखो, ठीक है। ये आपका एनोड बार है, ये क्लैंप है, क्लैंप करके रखा है। ये आपका एनोड है, कार्बन का एनोड है। अब ये जो कार्बन एनोड है ना, वो कंज्यूमेबल होता है, कंज्यूम होते जाता है धीरे धीरे, ठीक है। अब ये जो कार्बन एनोड आता है ना, 2 टाइप का आता है। एक होता है प्री बैक्ड होता है और एक होता है कंटिन्यूस इलेक्ट्रोड भी होता है। प्री बैक्ड में क्या होता है ना, हम अलग से क्लैंप में ला के इसको कार्बन के मतलब एनोड को हम डाल देते हैं। धीरे धीरे जब ये मतलब कंज्यूम हो जाता है तो बार बार हम चेंज करते हैं। एक होता है कंटिन्यूस इलेक्ट्रोड भी होता है, ठीक है। उसका फ़ोटो एक्चुअली मेरे पास नहीं है। कंटिन्यूस इलेक्ट्रोड में क्या होता है ना, स्टील का ऐसा मोल्ड होता है, इसी में स्टील का मोल्ड लगा होता है। इसमें हम धीरे धीरे कार्बन को, जब भी कंज्यूमर है ना, कार्बन को डालते जाते हैं, ठीक है। कार्बन डालते जाते हैं और वो कार्बन जब कांटेक्ट में आता है हीट के, तो अपने आप बैकिंग उसका होते रहता है। इसको कंटिन्यूस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। उसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कार्बन बस ऊपर से डाला जाता है, अपने आप बैकिंग होकर वो एनोड का काम करते जाता है, ठीक है। ये आप देख रहे होगे, ये 2 ठो आपको एनोड दिख रहा है, ये 1 2, ये दोनों एनोड ही है, ठीक है। जब इसको निकालते हैं तो देखो ऐसा दिखता है। जब हम इसको निकालते हैं ना, तो ऐसा ये एनोड दिखाई देता है। अंदर में हीट बहुत ज़्यादा ना, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस, तो इस तरह से दिखाई देता है। ये हुड को जब निकालते हैं तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब ये जो आपको ये दिख रहा है ना लैडल, ये यूज़ करते हैं एल्युमिनियम को निकालने के लिए। ये लैडल से एक पाइप जैसे यहाँ पे जुड़ा रहता है, पाइप जैसा ये पूरा वैक्यूम रहता है, पूरा वैक्यूम में काम करता है। वैक्यूम एक्सट्रैक्टर होता है ये जो पाइप जैसे दिख रहा है ना यहाँ पे। तो बात में ही ना, यहाँ पे इस फोटो में नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक दरवाज़ा होता है, एक होल होता है जहाँ से एल्युमिनियम को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा जगह होता है, इसी के अंदर वो जो पाइप जैसा दिख रहा है ना, वैक्यूम एक्सट्रैक्टर, उसको डालते हैं। फिर वैक्यूम से वो क्या करता है, जितना भी एल्युमिनियम बॉटम में जमा हुआ है उसको खींच लेता है, ठीक है। और खींच करके ना, ये जो है ना लैडल, इसमें डालते जाता है। ये पूरा वैक्यूम होता है, लैडल ऊपर से खुला नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमको इसको ऑक्सीजन से बचा के रखना है। तो इस तरह से टाइम पे एल्युमिनियम को बाहर निकाल लेते हैं। अब हम चलिए पढ़ लेते हैं सेल ऑपरेशन। सेल मतलब काम कैसे करता है, वर्किंग कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले चालू कैसे होता है आपका काम। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये जो ऊपर में जो एनोड है उसको धीरे धीरे नीचे लाया जाता है। अभी कोई रॉ मटेरियल हमने डाला नहीं, याद रखो, ठीक है। धीरे धीरे एनोड को नीचे लाते हैं और नीचे बॉटम में जो कैथोड है ना, उसके साथ इसको टच कराते हैं। तो जैसे ही टच होता है ना, उसमें आर्क जनरेट होता है, क्योंकि ऊपर एनोड है, नीचे कैथोड है ना। करंट बहुत ज़्यादा आप सप्लाई कर रहे हो तो आर्किंग जनरेट होता है, आर्किंग चालू होता है। तो जैसे ही आर्किंग चालू होता है ना, एनोड को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, टच कराते हैं, आर्क जनरेट हो गया, थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है। फिर आर्क मतलब चलने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे करके हम क्या ऐड करते हैं, क्रायोलाइट, है ना। जैसे आर्किंग जनरेट होता है, धीरे धीरे हम क्या ऐड करते जाते हैं, क्रायोलाइट ऐड करते जाते हैं, है ना। तो क्रायोलाइट जो है शुरू में सॉलिड फॉर्म में हम ऐड करते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में बना के हम ऐड करते हैं। तो जैसे ऐड करते हैं ना, अंदर आर्किंग हो रहा है, तो आर्किंग की वजह से धीरे धीरे क्रायोलाइट क्या होता है, मेल्ट होता जाता है। जब पूरा क्रायोलाइट मेल्ट हो जाता है, फिर उसके बाद हम एल्यूमिना को डालना चालू करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे फिर हम क्या करते हैं, एल्यूमिना ऐड करना चालू करते हैं। तो जैसे ही हम एल्यूमिना ऐड करते हैं ना, एल्यूमिना डिकम्पोज होना चालू होता है, ठीक है। मोल्टन क्रायोलाइट में जब एल्यूमिना हम डालते हैं ना, तो क्या होता है, डिकम्पोज होता है। ये देखो, ये एल्यूमिना को हमने डाला, ये डिकम्पोज हो जाता है एल्यूमिनियम आयन और ऑक्सीजन आयन में, ठीक है। अब जैसे ही ये डिकम्पोज होता है ना, ये जो एल्यूमिनियम आयन है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो किसकी तरफ कटेगा, ये अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ। तो जैसे ही कैथोड में जाता है एल्यूमिनियम आयन, अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, कैथोड इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये एल्यूमिनियम में बदल जाता है। अब टेम्परेचर लगभग कितना होता है यहाँ पे, 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट तो 660 है, तो हमको एल्यूमिनियम यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अब ये लिक्विड एल्यूमिनियम नीचे बॉटम में कैथोड के पास धीरे धीरे क्या होता है, डिपॉजिट होने लगता है, धीरे धीरे जमा होता है, ठीक है। अब ये जो एल्यूमिनियम आपको मिला, एल्यूमिनियम तो डिपॉजिट हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन है,
है ना, ऑक्सीजन आयन हुआ डिकम्पोज होने के बाद ऑक्सीजन आयन मिला। ये ऑक्सीजन आयन क्या करता है, एनोड के पास जाता है, अपना जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो एनोड को दे देता है। ये अब क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। अब ये ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन 2 आपस में मिलके ये आपको ये ऑक्सीजन बना लिया, गैसियस ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है ना वो अब किससे रिएक्शन करता है, कार्बन से। कार्बन कहाँ से आया, एनोड। एनोड किसका बना है, कार्बन का बना है। तो ऑक्सीजन एनोड से ही रिएक्शन कर लेता है, एनोड के कार्बन से, और क्या बना लेता है, CO और CO2। ठीक है, इसीलिए जो कार्बन एनोड जो है ना वो धीरे धीरे कंज्यूम होते जाता है, क्योंकि क्या है, ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो कार्बन धीरे धीरे कंज्यूम होने लगता है एनोड। ठीक है, तो इस तरह से CO और CO2 आपको मिलता है। ठीक है, CO और CO2 लिबरेट होता है कहाँ से, एनोड से। ठीक है, तो यहाँ पे सब वही चीज़ें बताई गई हैं। जैसे मेल्ट होता है 990 डिग्री सेल्सियस में आपका क्रायोलाइट, धीरे धीरे एलुमिना हम ऐड करते जाते हैं। ठीक है, अब एलुमिना कितना मेंटेन करके रखते हैं हम, 5 से 10% के बीच हम एलुमिना मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, क्योंकि है ना, मेंटेन करके रखना मतलब, क्योंकि जैसे एलुमिना आपने डाला शुरू में, वो डिकम्पोज होकर डिपॉजिट होगा तो धीरे धीरे एलुमिना कम होगा, तो आपको एलुमिना लगातार डालते जाने हैं, मेंटेन करना है 5 से 10% के बीच में। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, उसका रीज़न मैं बता दिया हूँ। ठीक है, 5% से कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5% से कम होगा ना तो करंट की इफ़िशियंसी कम हो जाती है। ठीक है, और अगर ये 2% पर अगर आ गया, एलुमिना का परसेंटेज अगर बाद में 2% से नीचे आ गया ना, तो क्या होता है ना, एनोड में एक फिल्म बन जाता है फ्लोरीन का, फ्लोरीन गैस का एक फिल्म बन जाता है एनोड के ऊपर। जैसे ये एनोड है ना, एनोड के ऊपर एक फिल्म बन जाएगा गैस का, फ्लोरीन गैस का। ठीक है, क्योंकि एलुमिना कम हो गया, तो एलुमिना कम हुआ मतलब एल्यूमिनियम कम जाएगा कैथोड में, तो कैथोड में एल्यूमिनियम कम जाएगा तो फ्लोरीन जाना चालू हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन जाना चालू हो जाएगा और फ्लोरीन का एक फिल्म बन जाएगा कैथोड के ऊपर, है ना, क्योंकि उसको तो डिपॉजिट करना ही है कुछ ना कुछ। तो एल्यूमिनियम कम होगा तो एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के बजाय वो फ्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और फ्लोरीन का एक फिल्म बन जाता है एनोड के ऊपर। ठीक है, और एनोड के ऊपर फिल्म जब बन जाता है ना तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ये अचानक से रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, इसकी वजह से नॉर्मल ऑपरेशन आपका डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एनोड इफेक्ट। इसीलिए एल्यूमिना का कंटेंट बाथ के अंदर 2% तक नहीं जाना चाहिए, 2%, है ना, मतलब 5% से नीचे मतलब नहीं जाना चाहिए। अगर उससे नीचे जाता है ना, 2% तक चला जाता है तो एक गैस फिल्म बन जाता है, वो गैस फिल्म रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इससे ना कम होना चाहिए 5% से, ना 10% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो CO और CO2 जो लिबरेट होता है ना, उसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये बात को स्टीरिंग करते रहते हैं। ठीक है, एनोड में जो गैसेस जो बन रही ना, उसकी वजह से बात में स्टीरिंग होता है, या एजिटेशन बोल सकते हो, एजिटेशन होते रहता है। ठीक है, इसके अलावा जब मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है करंट का, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण भी मैग्नेटिक स्टीरिंग अपने आप होता है उसमें। ठीक है, तो स्टीरिंग भी चलते रहता है। ये स्टीरिंग होना ज़रूरी भी है, क्योंकि आप एल्यूमिना ऐड कर रहे हो तो उसको डिज़ोल्व भी होना है। ठीक है, जैसे हम लोग ने पानी लिया, उसमें शक्कर को डाल दिया और छोड़ दिया, तो वो घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा, बहुत समय लग जाएगा। उसी में अगर हम चम्मच चला दें तो जल्दी घुल जाएगा। सेम यहाँ पे भी है, एजिटेशन होते रहता है गैस और मैग्नेटिक स्टीरिंग के कारण, तो एल्यूमिना जल्दी जल्दी डिज़ोल्व होता है। ठीक है, जल्दी डिज़ोल्व होता है तो जल्दी डिपॉजिट भी होता है। ओके, अब क्रायोलाइट के अंदर ना 50 सेंटीमीटर का हमको डेप्थ मेंटेन करके रखना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइट का जो डेप्थ है ना वो 25 सेंटीमीटर आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, ये रिएक्शन तो मैंने आपको बता दिया। आप थोड़ा सा और डिटेल रिएक्शन देख लेते हैं, क्रायोलाइट का क्या रोल है इसको समझ लेते हैं। तो मैंने बेसिक सा रिएक्शन तो आपको बता दिया, ये एकदम बेसिक सा रिएक्शन है, आप एग्ज़ाम वगैरह में लिख सकते हो, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। लेकिन इसके साथ साथ ना और भी बहुत सारे साइड रिएक्शन भी होते हैं। ठीक है, साइड रिएक्शन होते हैं, ये कैसे पता चलता है, क्योंकि बात के अंदर ये सब आयन्स भी होते हैं। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन आयन के अलावा सोडियम आयन भी होता है, एल्युमिनियम आयन भी होता है, ये एल्युमिनियम फ्लोराइड का आयन, ये सब आयन्स और भी होते हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर और भी बहुत सारे साइड रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो साइड रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, उसके लिए 2 थ्योरीज दी गई है, उसको हम समझ लेते हैं। ये जो क्रायोलाइट जो होता है ना, वो पहले टूटता है इसमें, है ना, इसमें और सोडियम फ्लोराइड में टूटता है। अब ये जो NaAlF4 है ना, वो वापस से फिर से टूटता है सोडियम फ्लोराइड में और एल्युमिनियम फ्लोराइड में। ठीक है, अब ये जो एल्युमिनियम फ्लोराइड है ना, थ्योरी 1 के हिसाब से, अब ये जो सोडियम फ्लोराइड है ना, वो आपस में फिर से डिकम्पोज होता है और सोडियम आयन बनाता है और फ्लोरीन आयन बनाता है। ठीक है, ये क्या बन गया, सोडियम आयन और फ्लोरीन आयन। अब क्या होगा, ये जो सोडियम आयन है ना, ये आपका रिएक्शन करेगा
सोडियम किससे रिएक्शन करेगा, एल्युमिनियम फ्लोराइड से, और ये सोडियम फ्लोराइड बनाएगा और एल्युमिनियम बनाएगा। अब यही एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, आपका डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सोडियम फ्लोराइड है ये आपको फिर से एक तरह से सोडियम फ्लोराइड मिल गया ना, ये फिर से टूटेगा सोडियम में और फ्लोरीन में। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लोरीन आपको मिला है ये किससे रिएक्शन करता है, एल्यूमिना से रिएक्शन करके एल्युमिनियम फ्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। अब ये जो एल्युमिनियम फ्लोराइड ये फिर से सोडियम से रिएक्शन करता है, तो ये सब रिएक्शन चलते रहती है। और ये जो ऑक्सीजन जो बना है, ऑक्सीजन आयन, ये कार्बन से रिएक्शन करता है एनोड से और CO और CO2 बनाता है। ठीक है, ये थ्योरी 1 के हिसाब से हुआ। सेकेंड थ्योरी के हिसाब से क्या होता है ना, ये जो सोडियम फ्लोराइड है वो सीधे रिएक्शन करता है एल्यूमिना से और एल्युमिनियम फ्लोराइड बनाता है और ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड है ना, ये जो सोडियम ऑक्साइड है वो टूटता है सोडियम में और ऑक्सीजन में। अब ये जो सोडियम जो टूट रहा है वो फिर से रिएक्शन करता है एल्युमिनियम फ्लोराइड से। थ्योरी 1 में भी वही दिया गया है, सोडियम किससे रिएक्शन करता है, एल्युमिनियम फ्लोराइड से, और ये एल्युमिनियम आयन बनाता है जो कि डिपॉजिट हो जाता है। और ये जो सोडियम फ्लोराइड है वो फिर से क्या होता है, फिर से डिकम्पोज होता है सोडियम में और फ्लोरीन में। ठीक है, तो इस तरह से 2 थ्योरीज दी गई है ना, मतलब बहुत सारे साइड रिएक्शन चलते रहते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे एल्यूमिना अगर आप नहीं डालोगे प्रॉपर अमाउंट में, एक और रीज़न यहाँ पे मैं बताता हूँ कि एल्यूमिना का कंटेंट क्यों प्रॉपर होना चाहिए बात के अंदर। अगर आप सोचो, अगर आप एल्यूमिना नहीं डालोगे ना, है ना, एल्यूमिना अगर आप नहीं डालोगे तो सोचो फ्लोरीन का कंजप्शन नहीं होगा। अब ये जो फ्लोरीन का कंजप्शन नहीं होगा तो फ्लोरीन क्या बनेगा, एनोड में जाके एक फिल्म बना लेगा, फिल्म बना के रेजिस्टेंस बढ़ा देगा और नॉर्मल ऑपरेशन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर अमाउंट में एल्यूमिना का होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो यही फ्लोरीन कंज्यूम नहीं होगा, जाकर के फिल्म बनाएगा, गैस फिल्म। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस। अब देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है यहाँ पे बाथ टेम्परेचर। ठीक है, बाथ टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस में। तो बाथ का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 970 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 970 क्यों होता है, अगर क्रायोलाइट का 990 है तो 970 क्यों होता है, क्योंकि कुछ अमाउंट में हम जो कैल्शियम फ्लोराइड डाल रहे हैं ना, और सोडियम फ्लोराइड वो थोड़ा सा बाथ टेम्परेचर को कम करता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है, इसलिए हम 970 डिग्री सेल्सियस को नॉर्मल टेम्परेचर लेके रखते हैं। अगर इस टेम्परेचर से ऊपर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर, है ना, अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस भी अगर बढ़ाते हैं इससे ऊपर, तो करंट एफिशिएंसी 1% तक कम हो जाती है ना। फिर अगर 4 बढ़ा दो तो फिर 1% कम हो जाएगी। तो एवरी 4 डिग्री इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर रिड्यूसेस दी करंट एफिशिएंसी बाय 1%। ठीक है, 1% तक कम कर देता है अगर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दोगे तो। ठीक है, तो ये टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। ठीक है, इस टेम्परेचर के नीचे भी नहीं जाना है। इस टेम्परेचर अगर नीचे जाओगे ना तो बात जो है ना सॉलिड फॉर्म में आना चालू हो जाएगा, कुछ एलिमेंट आपका सॉलिड बनना चालू हो जाएगा। अगर वो सॉलिड बनेगा कोई चीज़ तो वो फिर नॉर्मल ऑपरेशन को डिस्टर्ब करेगा, है ना। इसलिए ये टेम्परेचर बना के रखना है 970 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड फैक्टर है करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी जितना अच्छा होगा करंट एफिशिएंसी भी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, अब करंट एफिशिएंसी क्या होती है इसको मैंने डिटेल से बताया भी है प्रीवियस इलेक्ट्रोमेटलर्जी की वीडियो में और फैराडे लॉ वाले वीडियो में भी मैंने बताया था। ठीक है, करंट एफिशिएंसी क्या होती है, ये होता है कि थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई एक्चुअल अमाउंट ऑफ करंट कंज्यूम, है ना। मतलब एक्चुअली आपको कितना करंट लग रहा है, मतलब थ्योरेटिकली आपको कितना करंट लगना था, थ्योरी के हिसाब से, डिवाइडेड बाई एक्चुअल आपको कितना करंट लग गया, है ना, वहाँ पे कंज्यूम हो गया। इसका दोनों का रेशियो को हम बोलते हैं करंट एफिशिएंसी। ठीक है, हमेशा 100 से कम ही होता है। तो करंट डेंसिटी जितना अच्छा होगा करंट एफिशिएंसी भी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, थर्ड फैक्टर है बाथ का डेंसिटी। ठीक है, जैसे बाथ की डेंसिटी को मैंने बताया कि बाथ की डेंसिटी कम होनी चाहिए, तभी एल्युमिनियम नीचे डिपॉजिट होगा। ठीक है, नहीं तो एल्युमिनियम ऊपर आना चालू हो जाएगा, है ना। तो बाथ की डेंसिटी को हमको कम रखना है। ठीक है, तो बाथ की डेंसिटी को कौन से फैक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, वो है ये एल्युमिनियम फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड का रेशियो, है ना। ये बाथ डेंसिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये इसका जो रेशियो है लगभग 3 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, 3 से थोड़ा सा कम होना चाहिए इसका रेशियो। ठीक है, अगर इस रेशियो से अगर ज़्यादा हुआ, मान लीजिए एल्युमिनियम फ्लोराइड बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करता है ना, कंडक्टिविटी को कम कर देता है, बाथ की कंडक्टिविटी को कम कर देता है। ठीक है, इससे जो एल्युमिना है ना वो जल्दी से डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसका अगर ज़्यादा हुआ, तो अगर सोडियम फ्लोराइड अगर ज़्यादा हुआ तो क्या करेगा, फ्लोरीन गैस ज़्यादा बनेगा, उससे एनोड इफेक्ट होगा, है ना। इसलिए इसका जो रेशियो है वो लगभग 3 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, इतना मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट क्या है आपका इंटरपोलर डिस्टेंस। अब इंटरपोलर डिस्टेंस क्या होता है, जो एनोड का जो बॉटम है ना, मान लीजिए एनोड है, तो एनोड का जो बॉटम होता है और एल्युमिनियम जो डिपॉजिट हो रहा है
एल्युमिनियम जो मोल्टन एल्युमिनियम जो डिपॉजिट हो रहा है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरपोलर डिस्टेंस। तो ये इंटरपोलर डिस्टेंस बढ़ेगा ना तो करंट एफिशिएंसी इससे बढ़ती है, ठीक है। मैक्सिमम कितने पहुंच जाता है। अब ऐसा नहीं कि बढ़ाते जाओ बढ़ती जाए करंट एफिशिएंसी, ऐसा नहीं है। अगर दोनों के बीच का जब डिस्टेंस लगभग 65 सेंटीमीटर होता है ना, एनोड के बॉटम का और एल्युमिनियम मोल्डन एल्युमिनियम का जो टॉप का जो डिस्टेंस 65 सेंटीमीटर होता है ना, तब हमको सबसे ज़्यादा करंट एफिशिएंसी मिलती है 90%, ठीक है। इससे अगर कम होगा डिस्टेंस तो क्या होगा, घट जाएगी एफिशिएंसी, इससे ज़्यादा होगा तो भी एफिशिएंसी घट जाएगी। तो ये ऑप्टिमम होता है 65 सेंटीमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है करंट एफिशिएंसी या सेल एफिशिएंसी को कौन इफेक्ट करता है, एल्यूमिना का कंटेंट, ठीक है। अगर एल्यूमिना कंटेंट 4% है तो आपको सबसे कम करंट एफिशिएंसी मिलेगी। 4% आपको रखना ही नहीं है, 4% सबसे ख़राब है, ठीक है। इससे ऊपर हो गया, इससे कम होगा तो अच्छा है, ठीक है। इससे ऊपर ही होना चाहिए। 4% में सबसे कम इफिशिएंसी मिलती है अपने को, ठीक है। और कितना मेंटेन करना है, 5 से 10%, ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं करंट एफिशिएंसी को, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या मिलता है, एल्युमिनियम मिल जाता है। तो वो जो एल्युमिनियम जो होता है ना, वो लगभग 99.4% तक प्योर होता है। जो हॉल हेराल्ड से जो हमको एल्युमिनियम मिलता है 99.4% एल्युमिनियम प्योर होता है, ठीक है। तो उस एल्युमिनियम को हो सकता है आपको और ज़्यादा प्योरिटी चाहिए हो, तो अगर आपको और ज़्यादा प्योरिटी चाहिए हो ना, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं एल्युमिनियम का, ठीक है। और आपको प्योरिटी चाहिए तो, ठीक है। हालांकि उतनी प्योरिटी 99.4 या 99.5% प्योरिटी बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए सही होता है। मतलब हमको और रिफाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हमको इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में यूज़ करना है या उसके कैन्स बनाने हैं, एकदम पतला चादर बनाना है उसका ना, तो हमको और प्योरिटी चाहिए होता है, ठीक है। तो और प्योरिटी अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए तो सीधा उसको ले जाके कास्टिंग कर देते हैं, या अगर उसका अलॉय बनाना है तो उसको अलॉय बनाने के लिए भेज देते हैं, ठीक है। अगर आपको और प्योरिटी चाहिए तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करने के लिए ना एल्युमिनियम के लिए ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इसको 3 लेयर प्रोसेस भी बोलते हैं। 3 लेयर प्रोसेस क्यों बोलते हैं, इसमें हम क्या करते हैं ना, एक यहाँ पे भी मीडियम यूज़ करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम। वो मीडियम क्या होता है, वो बात क्या होता है, उसका बात का कॉम्बिनेशन ये होता है। 36% उसमें एल्युमिनियम फ्लोराइड होता है, 30% क्रायोलाइट होता है, 18% बेरियम फ्लोराइड होता है, ठीक है। और कैल्शियम फ्लोराइड होता है 16%। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है, ठीक है। इस कॉम्पोजिशन का एक हमको क्या बना लेना है, इलेक्ट्रोलाइट बना लेना है। और उसी इलेक्ट्रोलाइट को हम फीड कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब इस सेल में देखो, ये जो बॉटम पोर्शन है ना आपका, ये क्या काम करता है, एनोड का काम करता है। और ये जो ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है आपका, कैथोड का काम करता है, ठीक है। तो उस बात में जब हम एल्यूमिना को, प्योर एल्यूमिनियम को जब हम डालते हैं, प्योर एल्यूमिनियम मतलब जो हॉल हेराल्ड प्रोसेस से जो एल्यूमिनियम आया है उसको जब हम डालते हैं ना, तो हमको यहाँ पे 3 लेयर प्राप्त होता है। 3 लेयर कौन कौन से प्राप्त होते हैं, जो बॉटम लेयर होता है ना वो इम्प्योर एल्यूमिनियम होता है। इम्प्योर एल्यूमिनियम मतलब क्या हुआ, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, जैसे कॉपर है मान लीजिए, और भी जो इम्प्योरिटीज़ है ना, उसके साथ साथ एल्यूमिनियम नीचे बॉटम में आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा केवल इम्प्योरिटी नीचे आती है, नीचे में जो एल्यूमिनियम होता है ना उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी जो है वो नीचे जमा हो जाती है, ठीक है। इम्प्योर एल्यूमिनियम बीच में आपको क्या मिलता है, मोल्टन फ्लोराइड। मोल्टन फ्लोराइड मतलब जो आपने इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ किया है ना वो है, नीचे यहाँ बीच में मिलती है। और ऊपर में आपको क्या मिलता है, प्योर एल्यूमिनियम मिलता है। प्योर एल्यूमिनियम 99.9% प्योर एल्यूमिनियम हमको मिलता है। क्योंकि कैथोड ऊपर है ना, ये ग्रेफाइट रॉड कैथोड का काम करता है, इसलिए ये एल्यूमिनियम आपको टॉप में मिलेगा, ठीक है। उस केस में नीचे जमा हो रहा था हॉल हेराल्ड के केस में, क्योंकि कैथोड नीचे था, यहाँ पे कैथोड ऊपर है तो हमको ऊपर मिलता है एल्यूमिनियम। तो इस तरह से 3 लेयर मिलता है, इम्प्योर एल्यूमिनियम का, मोल्टन फ्लोराइड का और प्योर एल्यूमिनियम का। तो ये प्योर एल्यूमिनियम को हम निकाल लेते हैं और उसको ले जाके कास्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका रिफाइनिंग भी हो जाता है, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।